गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये 12th क्लास एनसीईआरटी का बायोलॉजी है, जनन चैप्टर है। जो मैं समझा तो कम रहा हूँ, ये मुख्य रूप से बुक रीडिंग है, समझाने वाला क्लास भी लिया जाएगा दोनों मोड में, बुक के मोड में भी और बोर्ड पे भी इसका हम आश्वासन देते हैं। बट बायो का क्लास तो मैम लेगी, मैं तो मैथ का स्टूडेंट और मैथ का टीचर हूँ। तो चलिए इसको करते हैं कंप्लीट, जो अधूरा चैप्टर है जनन। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर है। युग्मक जनन, जैसा कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं, जबकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा अकार्यकी के रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुंनु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड या डिंब कहते हैं। चित्र 1.5 चित्र को भी देख लेंगे। युग्मकों की किस्में अ में है क्लैडोफोरा, एक शैवाल के संयुग्मक हैं, और ब में क्या है, फ्यूकस, एक शैवाल के विषम युग्मक। सो में क्या है, मानव के विषम समयुग्मक। फिगर को देख लेंगे। उसके बाद है जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह द्विलिंगी, अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो एक लिंगी कहलाता है। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगत की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। उभय लिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुकर वीटों तथा नारियल वृक्ष हैं, जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें जो पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजातियों की व्यष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं, अथवा जिनमें दो लिंग एक साथ एक ही प्राणी द्विलिंगी में पाए जाते हैं। अतः संभवतः अनेक एक लिंगीय प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केचुए, स्पंज,
टेपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण हैं। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभय लिंगी द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। यहाँ पर क्या है पिक्चर में, ये क्लाइटेलम है और इस तरफ है वृषण कोश युक्त वृषण अंडाशय, और इसके नीचे है यहाँ लिखा हुआ है जीवों में लैंगिकता की विविधता। औ में है द्विलिंगी प्राणी केंचुआ, और ब में क्या है, ब में है एक लिंगी प्राणी कॉकरोच। सो में है उभालिंगेश्री पादप, और दो में है एक लिंगाश्री पादप मार्क कैंसिया, और यो में है द्विलिंगी पुष्प शकरकंद। इसको देखेंगे इस इमेज को, आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अर्धसूत्राणुओं क्रोमोसोम में द्विगुणित 2n गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में अगुणित n संख्या को रिक्त स्थान में भरना है, यानी डबल कर देना है अर्धसूत्रण में। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता। उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने कक्षा 11 में देखा था, ताकि आपको उपर्युक्त उत्तर मिल सके। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है वह अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफ्राइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहाँ द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित करता है। सारणी 1.1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। क्या आपको यहाँ अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्राणु और युग्मकों के गुणसूत्र के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? इस पिक्चर को ही पहले देख लेते हैं, इसके बारे में क्या दिया है। अ है शैवाल में समयुग्मकी संपर्क, और ब में है पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित परागन। युग्मक स्थानांतरण। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवाल में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल ही विद्यमान माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है।
तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झरने लगते हैं, उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। पर परागणित पादपों में, जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल है, एक विशिष्ट घटना को परागन पोलिनेशन कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। निषेचन लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन साइनगैमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक है। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो पाए। हालांकि कुछ जीवों में, जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों और यहाँ तक कुछ छिपकलियों तथा पक्षी टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना ओनिसेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बॉनी फिश एवं मेढकों में होता है, जहां भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती है और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिम पूर्ण होती है। बहुत सारे स्थलीय जीवों में, जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहाँ पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं
और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती है। युग्मनज द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम प्रायः जल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होती है उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करते हैं। यह अंकुरन से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में 11वीं कक्षा की पुस्तक देखें। युग्मनज अर्धसूत्रन द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणितक एवं समद्विगुणिता गुणितक हैप्लो डिप्लोनेटिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होता है। भ्रूणोद्भव भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्राणियों को अंडपरजक तथा सजीव परजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। अंडपरजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी, जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करते हैं और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तरजीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं, यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है।
जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करती है, इसे फल भित्ति कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। कुछ फलों की किस्मों में बीजों एस में क्या है, संरक्षी फल भित्ति पी को दिखाया गया है, यानी संरक्षी फल भित्ति पी है और किस्मों में बीज ये एस है, एस फॉर सीड हो गया, पी से फल भित्ति है। इसके बारे में और क्या दिया हुआ है, चलिए तो थोड़ा सारांश है, इसको भी पढ़ देते हैं, प्रश्न को भी पढ़ देंगे, 2-4 मिनट और लगेगा और क्या। जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। जीवों के जनन को व्यापक रूप से 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक अथवा युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं है। ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है, उनमें यह प्रक्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है, जैसे कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणी। अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होते हैं, इन्हें क्लोन भी कहा जा सकता है। अधिकांशतः शैवालों तथा कवकों में चल बीजाणु, कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचनाएं होती हैं। मुकुलन तथा जीवमूल निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि देखी गई है। प्रोकैरियोट तथा एक कोशीय जीव जनक कोशिका के कोशिका विभाजन अथवा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होते हैं। अनेक जलीय जीवों, पुष्पीय पादपों की स्थलीय प्रजातियों की संरचनाएं, जैसे ऊपरी भूस्तरीय प्रकंदों, अंत भूस्तरीय कंदों एवं भूस्तरीका आदि में नई संतानों को पैदा करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन शामिल है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। अधिकांश उच्च श्रेणी के प्राणी पूर्णतः लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। लैंगिक जनन की घटना को निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन के बाद की घटना में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण, जबकि निषेचन पश्च में युग्मक का निर्माण तथा भ्रूणोद्भव को ही शामिल किया गया है। जीव द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं। पादपों में लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, विशेषकर पुष्पीय पादपों में, क्योंकि यह विविध प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न कर सकते हैं। पादपों को उभय लिंगाश्रयी एवं एक लिंगाश्रयी में परिभाषित किया गया है। हालांकि पुष्प द्विलिंगी एवं एक लिंगी हो सकते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर जहाँ युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है, यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक का स्थानांतरण वास्तव में एक अपरिहार्य घटना है। यह द्विलिंगी जीवों में अपेक्षाकृत सरल होती है। एक लिंगी प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन्न होती है। पुष्पीय पादपों में एक विशेष प्रक्रिया जिसे परागन कहते हैं, परागकणों का स्थानांतरण होता है। युग्मक संलयन निषेचन नर एवं मादा युग्मकों के मध्य संपन्न होता है। युग्मक संलयन जीव की काय के बाहर अथवा अंदर कहीं भी हो सकता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप एक विशेष कोशिका, जिसे युग्मनज कहते हैं, का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भज कहलाती है। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। प्राणी अंडप्रजक या सजीव प्रजक दोनों हो सकते हैं। सजीव प्रजक जीवों में भ्रूणीय संरक्षण एवं भली प्रकार से देखभाल को अच्छा समझा गया है। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है तथा बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है।
फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा इनसे रिलेटेड सवाल है यहाँ पे। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है? अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कोई दो उपर्युक्त उदाहरण दो। व्याख्या करें। क किशोर चरण, ख प्रजनक चरण, ग जीर्णता चरण या जीर्णा अवस्था। 9 नंबर क्वेश्चन। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों? व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानें तथा लिखें कि वह अगुणित है या द्विगुणित। अंडाशय, परागकोश, अंडा, पराग, नर युग्मक, युग्मनज। बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इसके नुकसान बताएं। जो स्पोर अलैंगिक जल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम पता करें। किसी भी कुकुरबीट पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों के नाम जानते हैं? अंडपरजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? व्याख्या करें। मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास नहीं, ये तो बस बुक रीडिंग था, मैंने बुक रीडिंग कर दिया। क्लास प्रॉपर ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे होगा या फिर लिख करके आपको सारे टॉपिक को समझाया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, देर से करेंगे बट दुरुस्त करेंगे। धैर्य बनाए रखें और वीडियो को देखते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।